हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 11 का बायोलॉजी विषय देखेंगे। कक्षा 11 के बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, 5वां पार्ट है आपका। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था एमिनो एसिड के विषय में। एमिनो एसिड का मतलब क्या कि प्रोटीन को बनाने की जो इकाई है। तो इस एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था हमने, इस एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा था हमने, और उस एमिनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा था हमने। अब दूसरी बात क्या आई, जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए तो एमिनो एसिड जुड़ करके आपस में क्या बनाए, आपके प्रोटीन्स का निर्माण किए। जब कई एमिनो एसिड जुड़े तो प्रोटीन्स का निर्माण किए। वहां पर हमने आपको एक चीज और बताया था कि जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो अब बनाते हैं सबसे पहले क्या, पेप्टाइड बनाते हैं। अगर 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़े तो दोनों जुड़ करके पेप्टाइड बनाते हैं। और पेप्टाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेप्टाइड बांध के द्वारा बने होते हैं। अब जब कई पेप्टाइड बांध बन जाएंगे तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बांध कहते हैं। तो इस तरह से हमें उसकी परिभाषा प्रोटीन की एक तरह से और देते थे कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जो एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके बना लेते हैं प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं कई पेप्टाइड आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और एक एमिनो एसिड के आधार पर भी हम दे सकते हैं, दोनों तरह से परिभाषाएं दे सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन भी देख लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी देख लिया। अब प्रोटीन बन करके तैयार हो गया। अब जो प्रोटीन बन के तैयार हुआ है उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमको देखना है इस वीडियो में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन की संरचना कैसी होती है। तो जैसे हम लोग एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर रहे थे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और इसके बाद उसके आधार पर हम लोगों ने देखा था एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, फिर एसिडिक बेसिक नेचर के आधार पर देखा था, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल नेचर के आधार पर 2 तरह से क्लासिफाई किया था। तो उसी प्रकार ये प्रोटीन को भी अगर क्लासिफाई करना है तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो पहला क्या है हमारा, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो आणविक संरचना के आधार पर अगर प्रोटीन देखेंगे तो वह 2 प्रकार। आणविक संरचना का मतलब कि जो उनके अणु हैं, जो प्रोटीन को बनाने वाले जो अणु हैं वह संरचनात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार व्यवस्थित है, किस प्रकार की रचना बना रहे हैं, किस प्रकार की आकृति बना रहे हैं, इसके आधार पर प्रोटीन अगर देखेंगे तो इसके आधार पर 2 प्रकार के प्रोटीन है। पहला है आपका फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम से स्पष्ट है, फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब फाइबर यानी कि तंतु, फाइबर यानी कि क्या होता है, तंतु, तंतु यानी कि धागा, तंतु या धागा क्या होता है, सीधा होता है, एक सीधी श्रृंखला होती है, एक ऐसी सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि सीधी श्रृंखला बनाते हैं प्रोटीन की। ये अगर प्रोटीन की श्रृंखला कैसी, ऐसी सीधी है। प्रोटीन श्रृंखला सीधी कैसे बनेगी कि एमिनो एसिड जो है, ये एमिनो एसिड सब ऐसे एक सीधी रूप में, सीधे श्रृंखला के रूप में पेप्टाइड बांड के द्वारा आपस में जुड़े रहे हैं। एमिनो एसिड क्या है, किनारों किनारों पर, एक किनारों पर, एक किनारे से एमिनो एसिड इसके किनारों पर, फिर इसके किनारे से इसके किनारे से एमिनो एसिड जुड़ गया। तो अगर किनारों पर एमिनो एसिड जुड़ करके एक सीधी श्रृंखला का, एक तंतुवार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के एमिनो एसिड को, इस प्रकार के प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रोटीन को क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और यह प्रोटीन क्या होता है, यह जल में अविलेय होता है। यह प्रोटीन जल में अविलेय होता है, अविलेय होता है। तो अविलेय है अर्थात क्या है कि जो स्ट्रक्चर है ये काफी स्ट्रक्चरली, काफी मजबूती से एमिनो एसिड सब आपस में बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या है यह जल में अविलेय है। एग्जाम्पल सब की अगर बात करेंगे तो यह कहाँ पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन पाया कहा जाता है, तो भाई तंतुवार संरचना है, फाइबर की तरह है, तो फाइब्रस प्रोटीन है तो फाइबर वाले जगह पर ही पाया भी जाएगा कि जहां पर फाइब्रस स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में मिलेगा वहां पर यह, वहीं पर यह पाया भी जाएगा। ठीक है, तो जो बाल है, बाल पहले एग्जाम्पल में इसका क्या है, बाल जब देखेंगे तो बाल में पाया जाने वाला, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, बाल में पाया जाने वाला, बाल में पाया जाने वाला, बाल में एक प्रोटीन पाई जाती है, जो आप प्रचार देखते होंगे टीवी में,
तो टीवी में आपके प्रचार में एक शैम्पू का, स्पेशल शैम्पू का प्रचार दिखाता है, तो नॉन केराटिनॉइड शैम्पू, केराटिनॉइड शैम्पू, केराटिन युक्त शैम्पू है, ये केराटिन युक्त शैम्पू। केराटिन क्या है? केराटिन प्रोटीन है, वो क्या है आपका? केराटिन प्रोटीन है। तो उसमें बताता है, प्रचार में भी बताता है कि तो और जो केराटिन प्रोटीन है तो कहाँ पाया जाएगा? बाल में पाया जाता है। अब देखिए वो कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाता है कि वह प्रोटीन बाल में पाया जाता है, और वह कह रहा है कि केराटिन प्रोटीन युक्त शैम्पू। तो प्रोटीन को हम लेंगे और ये फाइब्रस प्रोटीन है, जल में अविलेय है, तो वह कैसे विलेय होकर के हमारे बाल के अंदर घुस जाएगा? यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो देता है, आपका प्रचार जो देता है टीवी पे उस शैम्पू का, वह शैम्पू का प्रचार वाला क्या कर रहा है? हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, जब प्रोटीन भैया ये जल में अविलेय है, फाइबरस टाइप का प्रोटीन है, तो वह केराटिन प्रोटीन आखिर कैसे हमारे बाल में घुस जाएगा? कैसे घुस करके हमारे बालों को मजबूती दे देगा? ठीक है, वो शैम्पू मत खरीदिएगा आप लोग। बाल में पाया जाने वाला केराटिन प्रोटीन, ठीक है, बाल में पाया जाने वाला केराटिन प्रोटीन, ये जो है ये आपका क्या है कि फाइब्रस प्रोटीन का प्रकार है। दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आपकी हड्डियां हैं, त्वचा एवं हड्डियां, ठीक है, त्वचा एवं हड्डियों, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। त्वचा एवं हड्डियों, त्वचा एवं हड्डियों में पाया जाने वाला, त्वचा एवं हड्डियों में पाया जाने वाला कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, ये भी क्या है? आपका फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तब आपको वहां पर बताया जाएगा कि कोलेजन तंतु क्या है, कोलेजन फाइबर, इंग्लिश में कोलेजन फाइबर, हिंदी में कोलेजन तंतु। एक कोलेजन तंतु का क्या है? त्वचा में भी पाया जाता है कोलेजन तंतु, हड्डियों में भी पाया जाता है यह कोलेजन तंतु। तो ये जो कोलेजन तंतु का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं इन दोनों जगहों पे, तो ये प्रोटीन कैसे होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई? फाइब्रस प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड एक सीधी श्रृंखला के रूप में किनारों पर जुड़ करके एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और तो इस प्रकार से श्रृंखला बनाने में जो प्रोटीन प्राप्त होती है वह हमारी होती है फाइब्रस प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? जल में अविलेय है। एग्जाम्पल, बाल में पाए जाने वाला केराटिन प्रोटीन और त्वचा एवं हड्डियों में पाए जाने वाला कोलेजन तंतु। ठीक है, नोट कीजिएगा, इसको मिटाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम से स्पष्ट है भैया कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब जो हम एमिनो एसिड बना रहे थे, ग्लोबुलर का मतलब क्या होता है? गोल गोल। ग्लोबुलर मतलब क्या? गोल गोल। ठीक है, तो ये गोल गोल ही होते हैं। ठीक, तो ये जो एमिनो एसिड आप बना रहे थे, ऐसे एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे, सॉरी एमिनो एसिड नहीं बना रहे थे, प्रोटीन हम लोग बना रहे थे। तो जो ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण किए हैं, तो देखिए ये जो चेन अगर लंबी श्रृंखला ऐसे चली गई तो फाइब्रस हो गया, लेकिन होता क्या है कि ये चेन आपस में मुड़ करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। चेन ऐसे है, चेन क्या हुआ? यहाँ से ऐसे मुड़ गया, चेन मुड़ करके कैसा स्ट्रक्चर बना लिया? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लिया। ऐसे आपका क्या हो गया? ऐसे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया। ठीक, गोल गोल स्ट्रक्चर। यहाँ से चेन ऐसे चली और यहाँ से फिर क्या हुआ? मुड़ गया, मुड़ करके ऐसे एमिनो एसिड जुड़ते गए अपना। ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन हमने क्या लिखा है कि इधर एमिनो ग्रुप है और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जुड़ करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अगर बना लिए, गोल गोल स्ट्रक्चर बना लिए, तो इस प्रकार के प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब क्या है कि जब प्रोटीन को बनाने वाली एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला कहीं से भी फोल्ड होकर के, कहीं से मुड़ करके
ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार के प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। यह ग्लोबुलर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन पर नेचर कैसा होता है, इसका नेचर देख लीजिए। नेचर, यह जल में विलीय होता है। इसकी खासियत है कि यह क्या होता है, यह जल में विलीय होता है। इसका नेचर है यह जल में विलीय होता है, यानी इसको घोलेंगे जल में तो क्या होगा, घुल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, हीमोग्लोबिन के विषय में तो जानते ही होंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन। तो जब आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में बताया जाएगा हिम क्या है, हिम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबुलिन एक है, ग्लोबुलिन वो क्या है आपका, प्रोटीन है। एक ग्लोबिन यहाँ लिखा गया है, हेमोग्लोबिन नाम इसका है, लेकिन ग्लोबुलिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो यह प्रोटीन, यह आयरन जो है इस प्रोटीन को बाइंड किए हुए रहता है। तो हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है जो प्रोटीन, वह कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन कैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो है आपका, इंसुलिन हार्मोन जो है यह भी क्या है, यह भी प्रोटीन है, और इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। ठीक है। क्लास 12 में जब जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी में फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन पढ़ाया जाएगा, तब वहां से आप समझ पाएंगे इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एंजाइम। क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। और प्रोटीन जो है वह कैसे प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब जल में विलीय होते हैं। भैया एंजाइम अगर जल में विलीय नहीं होंगे तो एंजाइम पाचन का काम करते हैं, यह भोजन को कैसे पचाएंगे। ठीक है। इंसुलिन अगर जल में अर्थात ब्लड में, जल या ब्लड में घुलेगा नहीं तो यह काम कैसे करेगा शरीर में। ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर घुलित अवस्था में नहीं रहेगा तो फिर कैसे आखिर ब्लड को फ्लो कैसे होगा पूरे शरीर में। ठीक। तो ये आप लोग समझ सकते हैं अपने तरीके से कि जो घुलित अवस्था में रहेगा विलीय अवस्था में ग्लोबुलर है, और जो विलीय अवस्था में नहीं रहेगा फाइब्रस है। तो ये क्या है, आणविक संरचना के आधार पर, यानी कि जो इनके अणु थे, प्रोटीन के जो अणु थे, एमिनो एसिड जो थे आपस में जुड़े थे, इनकी संरचना जुड़ने पर किस प्रकार की संरचना बना रहे हैं, रेखीय संरचना बना रहे हैं कि ग्लोबुलर संरचना बना रहे हैं, इसके आधार पर हमने देखा तो प्रोटीन दो प्रकार के हमको मिले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। पहला तो आणविक संरचना के आधार पर हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा किस आधार पर देखेंगे हम लोग। दूसरा जो है पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड हमारा बना था, पेप्टाइड दो एमिनो एसिड जुड़कर पेप्टाइड बनाए, और कई पेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड का आपस में श्रृंखलन होने से, पॉलीपेप्टाइड का आपस में श्रृंखलन होने से प्रोटीन की संरचना, नोट कर लीजिएगा इसको। सेकेंड है पॉलीपेप्टाइड का आपस में श्रृंखलन होने से प्रोटीन की संरचना निम्न प्रकार से देखी जा सकती है।
देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है? इसके विषय में हम लोग चर्चा भी किए थे, इसके विषय में चर्चा भी किए थे। पहले में देख लीजिए, पॉलीपेप्टाइड यानी कि अगर दो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, अगर दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े तो यह बनाते क्या है, आपका पेप्टाइड बना लिए। ये क्या बना लिए? पेप्टाइड बना लिए। क्यों पेप्टाइड बना लिए? हमने बताया था ये जो जुड़ा हुआ है बांड के द्वारा, तो यह पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पेप्टाइड बना लिए। पेप्टाइड बांड किसे कहते हैं? अभी बताए थे हम कि जब H2O इसके किसी भी बंध के बनने में एक H2O का अणु जब बाहर निकलता है तो इस प्रकार के बंध को पेप्टाइड बांड कहते हैं। ठीक, ये पेप्टाइड बांड बन गया यहाँ पे। अब इस प्रकार से यह कई पेप्टाइड अगर आपस में जुड़ जाए, मान लीजिए एक पेप्टाइड यह है, अगर ये पेप्टाइड कई तरह से जुड़ सकता है। अब पेप्टाइड इधर से भी जुड़ सकता है, मान लीजिए एक पेप्टाइड है, ठीक है, एक पेप्टाइड है, दो एमिनो से जुड़ने से पेप्टाइड ए बन गया। एक पेप्टाइड आपका ये बन गया और एक पेप्टाइड आपका ये बन गया। अब ये दोनों आपस में पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़ गए, दो, इस तरह से तीन, इस तरह से चार, तो क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड। अब इधर से भी जुड़ सकता है और हो सकता है कि वह एमिनो एसिड इधर से भी जुड़ जाए, वह एमिनो एसिड क्या हो, इधर से भी जुड़ जाए। वो पेप्टाइड, दोनों पेप्टाइड जो है इधर से जुड़ जाए, इधर से भी जुड़ सकते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, इधर से भी जुड़ सकते हैं, शाखित श्रृंखला में ऊपर से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये जो है एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड ये देखिए पॉलीपेप्टाइड, दो एमिनो एसिड के जुड़ने पर बना क्या? पेप्टाइड। और कई पेप्टाइड आपस में जुड़े तो क्या बना? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कभी कह रहा है पॉलीपेप्टाइड का आपस में, यानी कि पॉली मतलब बहुत, कई पेप्टाइड का आपस में श्रृंखलन होने से, श्रृंखलन का मतलब जुड़ने से, एक श्रृंखला में श्रृंखलन होने से प्रोटीन की संरचना निम्न प्रकार से देखी जा सकती है। यानी कि जो कई पेप्टाइड आपस में श्रृंखलित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वे किस प्रकार की संरचना दे सकते हैं, देखिए। तो वे जो देते हैं वे आपके चार प्रकार मुख्य रूप से लिखा गया है किताबों में, ठीक है, लेकिन क्या है कि और भी आप देख सकते हैं उसके काइंड, हमको चार प्रकार किताब में है तो हमको चार प्रकार ही से तो देखना है। ठीक है, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा इसका क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये चार संरचनाएं आपको दिखेंगे, देखने को मिलेंगी। क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी, यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना, चार प्रकार की संरचनाएं हैं प्रोटीन की। किस आधार पर? पॉलीपेप्टाइड के चेन के बनने के आधार पर। तो देखिए भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये क्या है, ये आप लोग देख लीजिए। तो जैसे हम बताए हैं अभी फाइब्रस प्रोटीन आप लोगों को, तो जो फाइब्रस प्रोटीन हम आप लोगों को बताए हैं, सेम टू सेम, नो डिफरेंस, एकदम नो डिफरेंस, ठीक है। सेम टू सेम आपका क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए। वही चीज कि जब एमिनो एसिड या पेप्टाइड, जब पेप्टाइड आपस में, पेप्टाइड कर लीजिए चाहे पॉलीपेप्टाइड कर लीजिए, जब पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़कर एक सीधी
श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक ऐसे सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त प्रोटीन की संरचना को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संरचना को प्राइमरी स्ट्रक्चर, बस वही फाइब्रस जो था वही अभी है। ठीक, अगर सीधी श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो यह प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिएगा जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे आपको देखने पर लगेगा कि एमिनो एसिड यह ऐसे सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, लेकिन चूंकि हम लिख रहे हैं एमिनो एसिड तो दिख रहा है कि सीधी श्रृंखला, लेकिन एक्चुअल में जो होते हैं यह इस प्रकार से कुछ फोल्डेड होते हैं, ऐसे होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। श्रृंखला तो ऐसे सीधे ही जाती है, श्रृंखला ऐसे सीधे जाती है, लेकिन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। संरचना हमको देखने पर ऐसे मिलती है, यहाँ एमिनो ग्रुप और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ कार्बन रहेगा। ठीक है, लास्ट में तो ये आपका था स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हुआ है प्रोटीन का, उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में और अधिक मॉडिफिकेशन और अधिक परिवर्तन और अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के जुड़ने की जो जटिलता है, जो जटिलता जब ज्यादा आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे? वह स्ट्रक्चर कैसा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। किसका? प्रोटीन का। ठीक, इसको देख लिया आप लोगों ने, इसको मिटाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो इसको दो तरह से हम लोग देखते हैं। दो तरह से क्या? एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड सीट। एक हमको मिलता क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में? अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स मतलब क्या होता है? कुंडल। और एक होता है बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, यह दो संरचनाएं, दो तरह की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। दिमाग में आता होगा ये अल्फा हेलिक्स क्या है, ये बीटा प्लेटेड सीट क्या है। जैसे पेंच होता है ना, जो पेंच जो दीवार में ठोका जाता है, वो स्टील वाली जो काटी आ रही है, जो पेंच आता है, तो अगर वह पेंच जो है सीधा न होकर के, वह पेंच ऐसे एकदम सीधा न होकर के दक्षिणावर्त घुमाव हो उस पेंच में, ठीक है, उस काटी में क्या है कि दक्षिणावर्त का मतलब राइट हैंडेड मूव हो, राइट हैंडेड उसमें घुमाव हो, तो उसे क्या कहेंगे? अल्फा हेलिक्स। उस पेज में अब पेज कैसे बनेगा? वो एमिनो एसिड जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड सब ऐसे ऐसे जुड़ेंगे, पेप्टाइड सब दक्षिणावर्त ऐसे इधर से उधर आपस में ऐसे घुमतिया आके सब जुड़ करके वो पेज का निर्माण करेंगे। तो जो कुंडल का निर्माण करेंगे उसी कुंडल को क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए जो पेंच बनेगा, तो मान लीजिए ये ऊपर वाला ये आपका पेंच है, ये ऊपर जिससे हम लोग कसते हैं, ये जो हम लोग कसते हैं, अब कसने के बाद जो है नीचे की तरफ स्क्रू अगर ऐसे सीधा रहता तब तो वह मान लीजिए हेलिक्स होता ही नहीं, लेकिन यह सीधा न हो करके ये क्या हो जाता है? ऐसे पेंच का निर्माण कर लेता है, राइट हैंडेड, यानी कि दक्षिणावर्त घुमाव होता है इसका, दक्षिणावर्त फोल्ड होता है इसमें। तो दक्षिणावर्त या फोल्ड होने के नाते ये क्या हो जाता है आपका? ये पेंच है, ये समझ लीजिए पेंच है। तो पेंच यानी कि वो नुकीला दीवार में ठोकना नहीं, हमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू, इसको लिख सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू। ठीक है,
राइट हैंडेड स्क्रू। राइट हैंडेड स्क्रू क्या? राइट हैंडेड स्क्रू जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वे राइट हैंडेड स्क्रू के समान फोल्ड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और राइट हैंडेड स्क्रू के समान, पॉलीपेप्टाइड लिख लीजिएगा समझने के लिए, पॉलीपेप्टाइड राइट हैंडेड स्क्रू के समान, राइट हैंडेड स्क्रू के समान मुड़ करके अल्फा हेलिक्स का निर्माण करते हैं, अल्फा हेलिक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स क्या है आपका? अल्फा हेलिक्स तो जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड का चेन राइट हैंडेड स्क्रू के समान मुड़ करके संरचना बनाएगा तो उस संरचना को क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एक भाग है। अब यह अल्फा हेलिक्स संरचना लिए हुए प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो यह ऊन व बालों में पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक राइट हैंडेड हेलिक्स वाला पाया जाता है कहाँ पे? ऊन में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? बालों में पाया जाता है। ठीक है, ऊन में जो प्रोटीन होता है और बालों में जो प्रोटीन होता है वह किस प्रकार का होता है? अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है वह कुछ इस तरह से मुड़ करके स्क्रू के समान संरचना बनाती है। तो यह ऊन और बालों में पाया जाने वाला। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग कि बीटा प्लेटेड शीट क्या है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स को मिटाते हैं। बीटा प्लेटेड शीट क्या है? शीट का मतलब क्या हो गया? चादर। शीट का मतलब क्या है? चादर। ठीक है, तो ये क्या होता है? बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन लेटरल पार्ट से, इसमें जो बीटा प्लेटेड शीट में इसमें क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन लेटरल पार्ट से, लेटरल का मतलब क्या? पार्श्व, एकदम ऐसे सामने सामना, लेटरल पार्ट से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, पूरा लिख रहे हैं हाइड्रोजन, पूरा लिख दे रहे हैं, चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर बीटा प्लेट, हाँ बीटा प्लेट ही तो, बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण करते हैं। बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई? तो बीटा प्लेटेड शीट क्या है? पॉलीपेप्टाइड का चेन लेटरल पार्ट से, हमने एक सीधी पार्ट में जोड़ा था, अब कैसे होगा? अब ऐसे जुड़ेंगे। अब ये एमिनो एसिड जो है, अब ऐसे ऐसे एमिनो एसिड है ना, तो ये ऐसे लेटरल सामने सामना जुड़ेंगे। अब यहाँ पर ऐसे एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, ये एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, तो ये सब क्या होंगे? ये सब पेप्टाइड बांड के द्वारा, सब एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बांड के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये सब हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ेंगे, ऐसे ये हाइड्रोजन बांड के द्वारा आपस में जुड़ेंगे। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा बताते हैं, पहले इसको नोट करिए। पॉलीपेप्टाइड चेन लेटरल से, लेटरल चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन लेटरल साइड से, लिख लीजिएगा, लेटरल साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है वह भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे
ये प्लेट ऊपर से क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन की श्रृंखला यहाँ से जा रही है, तो ऐसे यहाँ से जाएगी और फोल्ड होगी। जो मैंने बताया था कि जो सीधी श्रृंखला आपको दिख रही है सीधा ना होकर के वो कैसे होता है, ऐसे होता है। तो एक हमारा देखिए, एक यहाँ से ऐसे जा रहा है, एक तो यहाँ से जा रहा है ऐसे यहाँ तक। लेकिन अब अगर मान लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर होता तो इस तरह से दिखता, लेकिन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर न होकर के, प्राइमरी न होकर के ये क्या हो गया है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड शीट। तो यह यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन जा करके क्या होगा, यह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे किससे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बंध के द्वारा सब आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या है आपका बीटा प्लेटेड शीट। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ठीक है। अब यह पाया कहाँ जाता है, बीटा प्लेटेड शीट यह रेशम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रेशम में। रेशम में पाया जाता है इस तरह का संरचना, और यह बहुत मुलायम होता है। इस प्रकार का प्रोटीन क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है, नर्म होता है। ठीक, संरचना देख लिया आप लोगों ने। तो ये एमिनो एसिड क्या है, आपके एमिनो एसिड ऐसे जुड़े हुए हैं, सब एमिनो एसिड ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ से क्या है, फोल्ड हो गया, फोल्ड होकर के सब एमिनो एसिड इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। और दो एमिनो एसिड जुड़कर पेप्टाइड बनाए हैं, तो पॉलीपेप्टाइड सब इस तरीके से जुड़े हुए हैं और जुड़ करके संरचना बना रहे हैं। अब ये जो है आपस में दोनों संरचनाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, दोनों संरचनाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण करती है। कहाँ पाया जाता है, रेशम में। कैसा होता है, मुलायम, मिटाते हैं। फिर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कैसा होता है भैया, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन, क्या पॉलीपेप्टाइड ही लिखिए, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, पॉलीपेप्टाइड की चेन अपने ही ऊपर ऐसे गुमटिया के इसे घूम घूम करके उनके गोला के समान संरचना बना लेती है। पॉलीपेप्टाइड की चेन अपने ही ऊपर लिपट कर उनके गोले के समान संरचना बना लेती है, ठीक है। ऊन का गोला है, आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, ऐसे एक धागा निकला रहता है, अपने ही ऊपर ऐसे 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 घुमटियाया जाता है। तो भाई ऊन का गोला है, आप लोग बना लीजिएगा। ये नाइट्रोजन का सिरा है, ठीक है। अब ये आपका ऊन का गोला कैसे रहेगा,
ठीक, यहीं पर हम कार्बन का सिरा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए ऊन का गोला है, इसी में धागा सब इधर से उधर अपने ही ऊपर लिपटा है, कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये क्या है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ऊन के गोले के समान जो संरचना बन रही है ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसी के बाद क्या आ रहा है, क्वार्टरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। क्वार्टरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि देखिए जो ऊन के गोले के समान हमने संरचना बनाई थी, अब कई ऊन के गोले आपस में जुड़ेंगे, कई ऊन के गोले आपस में ऐसे जुड़ करके एक घनाभ के समान संरचनाएं बना लेती हैं, घन के समान संरचनाएं बना लेती हैं। तो प्रोटीन की उस संरचना को क्या कहते हैं, क्वार्टरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये क्या था, पॉलीपेप्टाइड के श्रृंखलन के आधार पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वह पहले सीधी थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स और होती गई, जैसे जैसे वो मूर्ति गई, वैसे वैसे हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा, वैसे फिर टर्शियरी कहा, फिर हमने क्वार्टरी कहा। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी अधिक आई हमने क्वार्टरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आगे बढ़ाता गया। क्या था, सारी चीजों से हम लोग अवगत हो गए कि इसका प्रोटीन का संरचना किस प्रकार से है। अब प्रोटीन के कार्यों की बात करेंगे तो यह तो आपको बताना नहीं है कि भाई प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल है, हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों को बनाने का काम करता है, हड्डियों को बनाने का काम करता है, निर्माण करना इसका काम है प्रोटीन का। एंजाइम्स जितने हैं वे क्या है, सब प्रोटीन्स के बने हैं, अर्थात भोजन जो करते हैं उनको पचाने का काम कौन करता है, यह प्रोटीन ही करता है हमारा। ठीक है, तो ये जो और भी कई चीजें हैं कि अब बॉडी में भी क्या है कि सारी चीजें आ गई। अब बाल का और ये अंगों का डिस्क्रिप्शन क्या दिया जाए, पूरी बॉडी को बनाने का काम, पूरी बॉडी में जितने अंग हैं उनके निर्माण का काम प्रोटीन का है। एंजाइम्स भी प्रोटीन है, वह भी क्या है कि भोजन को पचाने में मदद कर रहे हैं। तो ये सब कार्य हैं प्रोटीन के। ठीक है, और भी कार्य आप छोटे क्लासों की बुक से आप पढ़ सकते हैं। हमको जो पढ़ना था हमने प्रोटीन के विषय में ऑल अबाउट सब कुछ देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कोई भी दिक्कत होगा तो ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।